नमस्कार स्टूडेंट। कल हमने भारतीय राजनीतिक चिंतन का उद्भव एवं विकास को पढ़े, जिसमें हमने जाना कि भारत भारत में राजनीतिक चिंतन की जो सोच है वो कैसे चालू हुई और उसका विकास किस तरीके से हुआ। हमने जाना कि भारत में ज़्यादातर जो राजनीतिक चिंतन का विकास है, भारत के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसके आधार पर हुआ और धीरे धीरे वो लगातार बढ़ते रहा। आज हम अध्ययन करेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, एक महान समाज सुधारक जिन्होंने अपनी विचारों के आधार पर एक नई क्रांति लाने के बारे में उन्होंने विचार किया। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन और सामाजिक चिंतन का सिरमौर कहा जाता है। बी मजूमदार लिखते हैं कि आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन का क्रम राजा राम मोहन राय से ठीक उसी तरह प्रारंभ हुआ जैसे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास अरस्तु से हुआ। सोफिया फैलेट ने उसी भारतीय इतिहास में एक ऐसे सजीव पुल के रूप में देखा जिससे ऊपर होकर भारत अपने असीम अतीत से निकलकर अज्ञात भविष्य की ओर अग्रसर होता। ये भारत में न केवल आधुनिकता के प्रवर्तक थे, बल्कि उन्होंने कुछ निर्माणकारी सुधारवादी नियुक्ति नींव रखते हुए भाग्यवाद, अकर्मण्यता, विघटन आदि के विरोध में प्रबल आवाज उठाई। देश की विघटित सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को झकझोर दिया। उसने भारत के आधुनिक राजनीतिक चिंतक आंदोलन का उन्हें जनक भी कहा जाता है। उन्हीं सदियों में सुसुप्त भारत में नए राजनीतिक चिंतन का संचार किया और श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिखा है राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय ने अपनी आधुनिक राजा राम मोहन राय ने हमें आधुनिकता की राह दिखाई है और उसकी प्रतिभा में रचनात्मकता, सजीवता होने के कारण उन्होंने अतीत एवं समकालीन दोनों संस्कृति को सर्वोत्तम गुणों को आत्मसात किया। कहने का मतलब ये है उनका कि उनका जो चिंतन है कोरा कल्पनावादी ना होकर उन्होंने सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं के समाधान हेतु व्यवहारिक एवं राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत किए और यही कारण है उन्हें आधुनिक भारतीय भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। एक समाज सुधारक के रूप में समाज सुधारक एवं धार्मिक सुधारक एवं राजनीतिक विचारक एवं शिक्षाविद के रूप में उन्होंने देश की समस्याओं को लगभग सभी प्रमुख पहलुओं को छूने का काम किया है और उसके समाधान निकालने का उन्होंने काम किया है। राजा राम मोहन राय चाहते थे कि भारत में भूतकाल पर आंखें मूंद कर न विश्वास करना चाहिए और न ही पश्चिमी सभ्यता के जो आधुनिकरण है उसमें पूरी तरीके से आंखें मूंद कर विचार करना चाहिए। उनका मानना था कि विचार विवेक और बुद्धि का सहारा लेकर नए भारत का सर्वोत्तम पाश्चात्य एवं पश्चात्य विचारों को प्राप्त कर संजो कर रखना चाहिए। और उनका मानना था कि भारत पश्चिमी देशों से सीखे, मगर सीखने का यह क्रिया एक बौद्धिक और निर्माणकारी होना चाहिए जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति और चिंतन में जान डाला जा सके। इस प्रक्रिया का अर्थ भारत का पाश्चात्य संस्कृति को थोपना नहीं, इसलिए वे हिंदू धर्म में सुधार के हिमायती और हिंदू धर्म की जगह ईसाई धर्म को लाने के विरोधी थे। कहने का मतलब एक उनका मानना है कि भारत में हमें क्या करना चाहिए, भारत को विश्व के जितने भी देश की सभ्यता और संस्कृति है उन सभ्यता और संस्कृति को सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए और परखनी चाहिए। उसके बाद उनका अनुसरण करना जरूरी है, तब हम अपने सभ्यता को आधुनिक युग के समय का हिसाब से हम उसे क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये उनका मानना था। उसके बाद आते हैं राजा राम मोहन राय का अगर जीवन परिचय को देखें तो उसमें सबसे पहले माना जाता है कि राजा राम मोहन राय का जन्म 1972 में बंगाल के हुगली जिले में राधानगर के ग्राम में हुआ था। उसके पिता रमाकांत थे और माता का नाम तारिणी देवी थी। उसके पिता वैष्णव तथा माता शाक्त थी, अतः परिवार से ही उन्हें वैष्णव एवं शाक्त प्रभाव उन्हें प्राप्त हुआ। उसके पितामह कृष्णचंद्र बनर्जी नवाब की सेवा में थे और उन्हें राय की उपाधि वहीं से प्राप्त हुई, इसलिए राय शब्द उसके परिवार के सभी सदस्यों के नाम से के साथ जुड़ गया था। राजा राम मोहन राय बाल्यकाल से प्रतिभा के धनी थे और 6 से 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने बांग्ला और फारसी सीखी। 10 से 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अरबी और हिंदी सीखी। 13 से 15 वर्ष के बीच उन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। 37 से 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी और 47 से 49 वर्ष की उम्र में उन्होंने ग्रीस एवं हिब्रू तथा 59 से लेकर 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने फ्रेंच और लैटिन भाषा उन्होंने सीख ली थी।
सन 1809 से लेकर 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की और सन सन 1815 में वे कोलकाता पहुंचे और आत्मीय सभा की स्थापना में सन 1815 में ही उन्होंने ब्रह्म सूत्र का बंगला में अनुवाद प्रकाशित किया और सन 1818 में उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए विख्यात आंदोलन प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम्स बैटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और सन 1827 में राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश इंडिया यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की और 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और राजा राम मोहन राय की जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी यह, इसके बावजूद इसकी स्थापना के बाद वह केवल 5 वर्ष ही जीवित रहे। उसके बाद ब्रह्म समाज के विचार क्रमशः बंगाल से बाहर दूर दूर फैल गया और उन्होंने उदारता, तर्कवाद और आधुनिकता का वह वातावरण तैयार किया जिसमें भारतीय चिंतन में क्रांति उत्पन्न कर दे। 15 नवंबर 1830 को राजा राम मोहन राय ने जहाज द्वारा इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया। उन्हें भय था कि कहीं परंपरावादी ब्राह्मणों के प्रभाव से सती विरोधी अधिनियम रद्द न कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने प्रचार को निष्फल करने के लिए वे इंग्लैंड पहुंचना चाहते थे। इसलिए इंग्लैंड में प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक विधि सुधारक बेंथम से उनकी घनिष्ठ मित्रता हुई तथा स्वयं ब्रिटिश सम्राट ने उसका सम्मान किया। वे बाद में इंग्लैंड के से फ्रांस गए जहां पर वो बीमार हो गए। वे पुनः इंग्लैंड लौट आए और 20 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में उसका स्वर्गवास हो गया। ये उनका जीवन परिचय। उसके बाद आते हैं राजा राम मोहन राय की कुछ रचनाएं। राजा राम मोहन राय की प्रमुख रचनाएं में अगर देखें तो पहला आता है हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार महिलाओं के प्राचीन अधिकारों पर कविताएं आधुनिक अतिक्रमण संबंधित टिप्पणियां 1822 में उन्होंने लिखी थी। उसके बाद उन्होंने 1823 में प्रेस नियमन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय एवं सम्राट को याचिका 1823 में ही उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर लॉर्ड एमर्स्टन के नाम एक पत्र लिखा। 1823 में ईसाई जनता के नाम अंतिम अपील उन्होंने लिखी। उसके बाद 1823 में ही भारत की न्यायिक एवं राजस्व व्यवस्था आदि पर प्रश्नोत्तर किया था। उसके बाद 1831 में यूरोपीय वासियों को भारत में बसाने संबंधी विचार उन्होंने प्रस्तुत किया था। उस राजा राम मोहन राय ने अपनी जो रचनाएं हैं उसमें राजनीतिक समस्याओं के व्यवहारिक समाधान के लिए ऐतिहासिक पद्धति का उन्होंने प्रयोग किया है। उनके मत में गजनी तथा गौरी ने राजपूतों की आंतरिक कलह को लाभ उठाकर भारतीयों को पराधीन बना दिया और राजा राम मोहन राय के अनुसार से निरंकुशता के अलावा भारतीय नरेशों की आपसी फूट तथा कायरता, युद्ध कौशल की कमी और जनता में देशभक्ति की अभाव और भारत को अहिंसा के मार्ग की ओर ले जाने वाली जो प्रवृत्ति है उसी प्रवृत्ति ने क्या कर दिया था, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लिया था। राजा राम मोहन राय न केवल भारतीय इतिहास के ज्ञाता थे वरन यूरोप, अमेरिका आदि के इतिहासों में उन्होंने अच्छा ज्ञान रख रखा था। उसकी समस्त रचनाएं में ऐतिहासिक अनुभव एवं दृष्टि परिलक्षित होती है। मगर जो राजा राम मोहन राय ने इतनी बेहतर रचनाएं की हैं जिससे हिंदू धर्म में महिलाओं को उत्तराधिकार प्रदान किया जा सके, प्रेस के खिलाफ सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया जा सके या प्रेस को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार प्रदान किया जा सके, अंग्रेजी शिक्षा पर उन्होंने एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने माना था कि अगर जब तक हम क्या नहीं करेंगे, अंग्रेजी शिक्षा का सही तरीके से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम विश्व के सभी देशों की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकेंगे। इसके संबंध में उन्होंने अपनी विचार प्रस्तुत की थी। ईसाई जनता के नाम उन्होंने अपनी अपील दी थी। उसके साथ साथ भारत में न्यायिक एवं राजस्व व्यवस्था आदि पर प्रश्नोत्तर किया था। उनका मानना था कि अगर किसी भी देश में राज्य की व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करना है तो न्याय और शासन की जो व्यवस्था है उसको अलग अलग करना जरूरी है। अगर एक ही व्यक्ति शासन भी करेगा और न्याय प्रदान करने का कार्य करेगा तो उससे भूल चूक हो सकती है। इसलिए उन्होंने माना था कि राज्य की व्यवस्था को एक अलग व्यवस्था संस्था द्वारा संचालित किया जाना चाहिए और राजस्व की जो व्यवस्था है उसे अलग व्यक्ति द्वारा संचालित या अलग संस्था द्वारा संचालित करना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने 1831 में यूरोप वासियों को भारत में बसाने के संबंधी विचार, कहने का मतलब है कि राजा राम मोहन राय का मानना था कि जो हर साल के लास्ट में जो यूरोप वासी है या इंग्लैंड वासी है जो भारत को गुलाम बना कर रखे हैं, उस साल के अंतिम में क्या करते हैं, भारत से अरबों खरबों रुपये क्या करते हैं, कमाते हैं। उसे कमा कर क्या कर लेते हैं, इंग्लैंड ले जाते हैं, जिससे भारत के जो पैसे हैं
वो विदेश चला जाता है। इसके लिए उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया था कि जितने भी यूरोपवासी हैं उन सभी को क्या कर देना चाहिए, भारत में ही बसा देना चाहिए, ताकि जो भारत से बाहर पैसे जा रहे हैं उस पैसों को क्या किया जा सके, रोका जा सके। इसलिए उन्होंने इस प्रकार के विचार देने की कोशिश की, मगर उनका जो इस प्रकार के जो विचार उन्होंने दिए थे कि भारतीय राजनीति में या भारतीय व्यवस्था में एक परिवर्तन लाया जा सके, उसका स्रोत क्या रहा होगा। तो माना जाता है कि जो राजा राम मोहन राय के विचारों पर सबसे ज़्यादा मॉन्टेस्क्यू, बेंथम एवं ब्लैक स्टोन की छाप सबसे ज़्यादा पड़ी, ऐसा माना जाता है। क्योंकि मॉन्टेस्क्यू का प्रभाव ने उन्होंने शक्ति पृथक्करण तथा विधि के शासन को स्वीकार किया था। इसी प्रकार बेंथम के शासन में नैतिकता एवं व्यवस्थापन संबंधी विचार का प्रभाव पड़ा था। और बेंथम के समान राजा राम मोहन राय ने भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का तिरस्कार किया था। बेंथम के प्रभाव में राजा राम मोहन राय ने भारत में दीवानी तथा फौजदारी दंड संहिता निर्मित करने पर जोरदार मांग की थी, किंतु वो बेंथम के इस विचार से सहमत नहीं थे कि मानव मात्र की समान आवश्यकताएं होती है, और इस अर्थ को में मानव सभी सभी मनुष्य समान है। राज राजा राम मोहन राय का मत था कि भारत की जनता के लिए वे वे ही नियम एवं कानून उपयुक्त है जो यहाँ की मान्यताएं, रीतियां तथा परिस्थितियों में मेल खाती है। बेंथम के बाद न्यायशास्त्री ब्लैकस्टोन का राजा राम मोहन राय पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा, और अंग्रेजी संविधान को की गूढ़ विशेषताओं को ज्ञान प्राप्त कर राजा राम मोहन राय ने भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही थी। ये तो हो गए राजा राम मोहन राय पर प्रभाव या उनके विचारों पर प्रभाव। मगर राजा राम मोहन राय के जो विचार है उसका आधार क्या है, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण उसे उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करने का कार्य किया है। तो इसमें सबसे पहला आता है परिवार का प्रभाव। हमेशा से माना जाता है कि आप जिस परिस्थिति में ढलते हैं या पलते हैं और जिस परिस्थिति में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, संभवतः उसका कुछ न कुछ अपने जीवन पर या अपनी जो परिस्थितियां हैं या अपनी जो लेखन कार्य है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो उसी प्रकार से राजा राम मोहन राय पे भी क्या हुआ था, परिवार का प्रभाव पड़ा था। राजा राम मोहन राय का परिवार एक रूढ़िवादी और धर्मावलंबी परिवार था। उसके परिवार में हिंदू शास्त्रों का कठोरता से पालन होता था। उनकी माँ श्रीमती तारणी देवी उन्हें धार्मिक अनुष्ठान में रखती थी, और परिवार में नियमित रूप से पूजा पाठ तथा कर्मकांड आदि होते थे। इन सब का राय के मस्तिष्क में नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और राय ने उन सभी काल्पनिक कथाओं, अंधविश्वासों, रहस्यमय तथा दैविक चमत्कारों, कर्मकांडों एवं पाखंडों का खंडन किया जो तर्क और बुद्धि की कसौटी पर खरा नहीं उतरता था। उनका बहुदेववाद कहने का मतलब ये है कि भगवान के विभिन्न अवतारों को मानने को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि माना जाता था कि भगवान एक है, और इसके अनुसार से उन्होंने मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का अंग नहीं माना जाता था, उनके द्वारा नहीं माना जाता था, क्योंकि वेदों और उपनिषदों में कोई ऐसे मान्यता नहीं दी गई है। इसके साथ साथ सती प्रथा के विरुद्ध उनके विचारों को अन्य घटना ने भी एक प्रभावित किया। माना जाता है कि 1811 में उनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु के पश्चात उनकी भाभी को सती होना पड़ा था। इस घटना ने उसके हृदय को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचाया, और उन्होंने प्रण लिया कि वे इस क्रूर एवं अमानवीय प्रथा को समाप्त करके ही चैन लेंगे। और उसके बाद उन्होंने 1818 में उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया, और इस कुप्रथा के विरुद्ध जनमत तैयार करके सन 1829 में लॉर्ड बैटिक ने इस कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये उसकी पहली यथार्थी विचार की। दूसरी आता है उसका पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा के दौरान राय ने अनेक पदाधिकारियों एवं दार्शनिकों के संपर्क में आए, जिसमें से प्रमुख रूप से अगर देखें तो मैकाले, सर विलियम जोन्स, सर हाइड ईस्ट एडम तथा जर्मी बेंथम आदि राजनीतिक विचारक रहे हैं। रंगपुर के कलेक्टर जॉन डिग्गी के अनुसार से अत्यधिक निकटता थी, जिसके कारण से उन्हें अंग्रेजी भाषा और संस्कृत का ज्ञान हुआ, और वे एक लोकतांत्रिक उदारवादी तथा भारत में अंग्रेजों के शासक के प्रशंसक बन गए थे। ये उसकी दूसरी आधार थी। उसके बाद अगर उसका आधार देखें विचारों का, तो दार्शनिक प्रभाव। राजा राम मोहन राय के विचारों पर मॉन्टेस्क्यू, बेंथम, ब्लैकस्टोन तथा लॉर्ड ब्राउन आदि दार्शनिक विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने मॉन्टेस्क्यू की भांति शक्ति पृथक्करण तथा विधि के शासन का समर्थन किया था। इस दार्शनिक के प्रभाव से ही राजा राम मोहन राय के विचारों में उदारता, सहिष्णुता और मानवतावादी आदि गुणों का समावेश हुआ। उसके साथ साथ जो राजा राम मोहन राय में धर्मों का भी गहरा प्रभाव पड़ा। राजा राम मोहन राय ने हिंदू, इस्लाम, ईसाई तथा बौद्ध धर्म आदि का अध्ययन कर चुका था। इन विभिन्न धर्मों में राय के विचारों को
काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। राय ने इन सभी धर्मों के सद्गुणों को अपनाया तथा इसकी कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने ईसाई धर्म के नैतिक एवं उदारवादी उद्देश्यों को तो स्वीकार किया, किंतु उन्होंने त्रिमूर्ति के जो सिद्धांत को न मानने से इनकार कर दिया। राय के विचारों पर पैगंबर मोहम्मद के तौहीद, एक ईश्वर के संदेश और उपनिषद के एक अद्वैतवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब ये है कि जो राजा राम मोहन राय के जो विचार है, उन सभी विचारों का जन्म लेने का एक तो उसका परिवार का प्रभाव पड़ा, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव और दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा, और राजा राम मोहन राय के धर्मों का प्रभाव उस पर पड़ा था। मगर इन सभी घटकों के बाद, इन सभी घटनाओं के बाद या इन सभी चीज़ों से उसका प्रभाव पड़ने के बाद राजा राम मोहन राय का विभिन्न विषयों पर उनका विचार क्या था, जिसमें सबसे पहला आता है उनका राजनीतिक विचार। किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था को मानना या उसे स्वीकार करना चाहा। तो सबसे पहले अगर राजनीतिक विचार देखें तो राजा राम मोहन राय का दार्शनिक दृष्टिकोण केवल परलौकिक चिंतन में लिप्त नहीं रहा, बल्कि वह उच्च कोटि के राजनीतिक विचारक तथा दृष्टा थे। ये भले ही वो गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी की भांति एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, मगर फिर भी देश विदेश की राजनीति में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने इंग्लैंड की राजनीति का अच्छा ज्ञान रखा था। भारत में सामाजिक एवं राजनीतिक नव चेतना को जगाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जिसमें उसका नवीन भारत का संदेश वाहक के रूप में उसे जाने जाना लगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उन्हें भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक भी के रूप में स्वीकार कर लिया था, और सन 1821 में संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रारंभ में उन्होंने वर्षों में सुसुप्त राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य किया। इसके माध्यम से भारतीयों को प्रारंभिक राजनीतिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत की, और उस युग में कोई राजनीतिक जीवन था और न कोई विदेशी हुकूमत के सामने अपनी शिकायतें रखने के बारे में सोचता था। ऐसे युग में राजा राम मोहन राय ने ओजपूर्वक एवं क्रांति तरीके से राजनीतिक विचार व्यक्त किए, और अपने राजनीतिक आंदोलनों को वे शासन सत्ता के केंद्र तक ले जाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उसके अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर प्रमुख विचार अगर देखें तो सबसे पहला आता है व्यक्तिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता। तो राजा राम मोहन राय व्यक्तिक स्वतंत्रता तथा अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। जॉन लॉक तथा थॉमस पेन की भांति उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया, और जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति धारण करने के प्राकृतिक अधिकारों के साथ साथ उन्होंने व्यक्ति के नैतिक अधिकारों को भी समर्थन किया। किंतु उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की धारणा सामाजिक हित के ढांचे में ढालकर उग्र व्यक्तिवादी चिंतन के बजाय उन्होंने समाजवादी दार्शनिक की झलक प्रस्तुत करने की कार्य किया। अधिकारों तथा स्वतंत्रता की व्यक्तिवादी धारणा को समर्थक होते हुए उन्होंने आग्रह किया था कि राज्य को समाज सुधार तथा शैक्षणिक पुनर्निर्माण के लिए विधि निर्माण करना चाहिए। वे चाहते थे कि राज्य को निर्बल तथा असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए, और राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं राजनीतिक दशाओं के सुधार के संबंध में काम करें। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता के संदर्भ में राजा राम मोहन राय की आकांक्षा और निष्ठा को इंगित करते हुए विपिन चंद्र पाल ने लिखा कि राजा राम मोहन राय वह पहला व्यक्ति था जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का संदेश प्रसारित करने का काम किया था। उसके साथ साथ जो उसका जो दूसरा राजनीतिक विचार था, शासन का व्यापक कार्य क्षेत्र है। राजा राम मोहन राय व्यक्तिवादी अथवा राज्य द्वारा कम से कम हस्तक्षेप की पक्षधर थे। उनका मानना था कि शासन जो कार्य क्षेत्र है उसे अधिक व्यापक बनाने के विचार को अपना समर्थन दिया, और कंपनी शासन को भारत की सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक उन्नति के लिए प्रोत्साहित करना। उन्होंने शासन द्वारा धर्म सुधार के कार्य करने की भी अनुमति दे दी थी, ताकि असत्य एवं अधार्मिक कृत्यों पर शासन अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। उसके अनुसार से भारत में प्रचलित अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवहार को शासन की आज्ञा से ही नियंत्रित एवं नियमित किया जा सकता है। उसके साथ साथ राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने भी अपना विचार प्रस्तुत करने का क्या किया था। राजा राम मोहन राय का मानना था कि प्रेस की स्वतंत्रता के जब तक प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाएगी, तब तक जो शासन की जो सुविधाएं हैं या शासन के जो विचार है उसे लोगों तक पहुंचाया नहीं जा सका। उसके साथ साथ उन्होंने वाद विवाद की जो सोच है उसको जन्म देने की कोशिश की, ताकि लोगों तक विषय के बारे में सही जानकारी प्राप्त किया जा सके। उसके साथ साथ उन्होंने न्यायिक व्यवस्था कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक ऐसा माना जाता है कि राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने शासन और न्याय विभागों को पृथक करने के बारे में उन्होंने अनुरोध किया था, और भारत में सेवा करने वाले दंड नायकों के न्यायिक
न्यायिक तथा प्रशासकीय कार्यों को पृथक कर दिया जाए। भारत में राजस्व एवं न्यायिक व्यवस्था नामक अपनी पुस्तिका में उन्होंने निर्भीकता से इस संबंध में उन्होंने क्या किया था, लिखा था। उनका मानना था कि भारत में जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने का जो कार्य है या न्याय व्यवस्था को नियमित करने का जो कार्य है वो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि हम बेहतर तरीके से क्या करें, अपनी व्यवस्था को संचालित कर सकें। उसके साथ साथ अगर उसके राजनीतिक विचार का अगला अगर पॉइंट या देखें तो उसमें विधि संबंधी धारणा थी। विधि संबंधी धारणा का कहने का मतलब ये कि राजा राम मोहन राय का विधि संबंधी ज्ञान बहुत ज़्यादा गहरा माना जाता है। उन्होंने विधि के रीति रिवाज एवं सामाजिक मान्यताओं से संबंधित माना था। उसके अनुसार से विधि का आधार कालांतर से चली आ रही सामाजिक मान्यताएं होती है, जो समय पाकर संप्रभु द्वारा विधि में हेरफेर किया जा सकता है, और वह मान्य भी है, किंतु वे मान्य विधियों से स्वेच्छाचारिता जन्य परिवर्तन के पक्षधर नहीं थे। यदि प्रचलित विधि तर्क सम्मत है तथा जन कल्याणकारी है, तो कोई कारण नहीं बनता कि उसे खत्म किया जा सके। उसकी मान्यता शासन द्वारा समाप्त कर दिया जाए। यदि वह अन्यायपूर्वक है तो उसे क्या है, भली पुरानी क्यों न हो, उसे निरस्त किया जा सकता है। और कानून और नैतिकता के संबंध में अपने विचार करते हुए उन्होंने कुछ नैतिक नियम बनाने का कार्य भी किया था, जिसे अधिक बाध्यकारी बनाया जा सके। तो कानून और नैतिक नियमों के अधिक प्रभावशाली होने के कारण भी उन्होंने अंत में उन्होंने यह भी माना था कि कानून चाहे नैतिक हो या ना हो, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, उनका पालन करना अनिवार्य। और उन्होंने विधि के क्षेत्र में गवर्नर जनरल द्वारा बताए गए कानून को उचित माना था। और उनका तर्क था कि भारत पर शासन करने की अंतिम संप्रभु शक्ति संसद सम्राट में निहित है। इसलिए वे चाहते थे कि संसद सम्राट ही भारत के लिए कानून का पारित करे, ना कि गवर्नर जनरल था। कहने का मतलब एक ही था कि उनका विचार था कि क्या एक भारतीय आपराधिक विधि संहिता तैयार किया जाए, वह ऐसे सिद्धांतों पर आधारित हो जो देश की जनता के विभिन्न वर्गों आमतौर पर प्रचलित हो, जिन्हें वे सब स्वीकार कर ले। विधि संहिता जटिल न हो, होकर स्पष्ट और सरल और जन कल्याणकारी होना अनिवार्य है। तभी हम क्या कर सकते हैं, एक बेहतर माहौल का निर्माण कर सकते हैं। उसके साथ साथ उनका मानना था कि भारत में यूरोपीय निवासी का वास भारतीय निवासियों का वास, कहने का मतलब है कि सन 1832 में ब्रिटेन काउंसिल सभा की प्रवर समिति ने भारत में यूरोपीय लोगों को बसने के लिए प्रश्न पर राजा राम मोहन राय की राय मांगी। तो 1813 में चार्टर एक्ट में यूरोपीय को भारत में भूमि खरीदकर अथवा पट्टे लेकर बसने का अधिकार से वंचित कर दिया गया था। राजा राम मोहन राय का विचार था, यदि कुछ यूरोपीय भारत में स्थायी रूप से रहकर कृषि कार्य व्यापार करे तो भारत को उससे लाभ होगा, क्योंकि यूरोपीय लोग अपनी पूंजी लाकर वैज्ञानिक प्रणाली से व्यापार करेंगे, जिससे देश के कृषि कार्य, खनिज व्यापार एवं शिल्प कला आदि उन्नति होगी। इसके कारण से उनका मानना था कि जितने भी विदेशी हैं या अंग्रेज है, उसे भारत में बसाना चाहिए, ताकि क्या किया जा सके, अगर वो अपने घर से अगर पैसा लाते हैं तो उस पैसा का आधार पर क्या करेंगे, भारत में आकर कृषि कार्य करेंगे या विभिन्न प्रकार की नए नए प्रणाली को जन्म देंगे। उसके बाद वो यहाँ से जाकर अपना पैसा वापस नहीं ले जा पाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा देश ज़्यादा ताकतवर बनता जाएगा। इसके संबंध में उन्होंने विचार दिया था। उसके साथ साथ उन्होंने मानवतावाद एवं विश्व भारित्व का भी उन्होंने ज्ञान दिया था। राजा राम मोहन राय मानवता की प्रतिमूर्ति के रूप में उसे माने जाते हैं। उन्होंने विश्व बंधुत्व के उपासक उनको माना जाता था, और धार्मिक मतांतरों से ऊपर उठकर सार्वभौमिक धर्म के चिंतक थे। उनकी मान्यता थी कि संपूर्ण मानव समाज एक ही विशाल परिवार है, और विभिन्न राष्ट्र तथा जातियों के लोग सिर्फ उसी के शाखाएं। उनका कहना था कि सभी देशों को समझदार लोग अनुभव करते हैं कि मानव समाज के बीच पारस्परिक आदान प्रदान को सहज बनाना चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी जिसमें दो राष्ट्रों के बीच मतभेदों को पंच फैसले द्वारा निपटाने के लिए भेजा जाए, और फिर जिसमें सभी देशों के मध्य क्या है, किसी प्रकार का विवाद की स्थिति ना पनपे। कहीं पर वीपी वर्मा लिखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में कि वे महान मानवतावादी एवं सार्वभौमिकतावादी थे, और डेविड ह्यूम ने भी उसी के भांति क्या है, भारतीय सार्वभौमिक सहानुभूति के सिद्धांत को मानते थे। कहने का मतलब ये कि जो राजा राम मोहन राय है, एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कुछ सामान्य परिवर्तन, जिसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर किया जा सके, और उसके साथ साथ विश्व बंधुत्व की भावना को भी जन्म देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये हो गए राजा राम मोहन राय का राजनीतिक विचार। फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे हम राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार और अन्य उसके विचार, जो राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर करने के बारे में उन्होंने अपनी सोच दिखाने का कार्य किया था।